एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ पिछला लेक्चर आप सभी को पसंद आया और ये जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो हमारी कंटिन्यूड है। आप लोगों को मैंने एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन, चौसर की एज और रेनेसांस, एलिजाबेथन एज, अब जैकोबियन एज और आज मैं चार्ल्स वन की एज यानी कि चार्ल्स वन, कैरोलिन एज और प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन के बारे में बताऊंगी और इसका फेमस राइटर मिल्टन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल आप लोगों को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री क्या है, क्यों है, कैसे है, और आज एक इम्पॉर्टेंट राइटर मिल्टन को भी डिस्कस करेंगे। जितना हो सकता है उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स अगर रह गए तो कल उसे कंप्लीट जो है वो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था जेम्स वन के बारे में, जो कि वाइजेस्ट फूल कहलाया जाता है हिस्ट्री में। बहुत होशियार था लेकिन कभी कभी मूर्खतापूर्ण डिसीजंस ले लिया करता था। मैंने आपको बताया था 1625 में उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के उपरांत उसका बेटा गद्दी पर आया, चार्ल्स वन। कार्लोस जिसे लैटिन में कहा जाता है, इसी से ही बना है कैरोलिन पीरियड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हु वर प्यूरिटन। से बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बताती हूँ। जेम्स वन की मृत्यु के बाद उसका बेटा चार्ल्स वन गद्दी पर आया 1625 में और वो अपने पिताजी से भी 4 कदम आगे था। एंड ही वांटेड टू बी एन एब्सोल्यूट रूलर। अपने वॉर्स के लिए और इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी, तो उसने लोगों पर अनावश्यक टैक्स लगाने शुरू कर दिए। यू माइट बी थिंकिंग कि मतलब क्या जो है लोगों उसके किस तरीके का राजा था, क्या था। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब जेम्स वन गद्दी पे आया था तो कैथलिक्स को उम्मीद थी, दे बिलीव्ड दैट समहाउ दे विल बी रिस्टोर्ड, लेकिन ऐसा हो ना सका। और क्योंकि माना कि क्वीन एलिजाबेथ भी एक डेस्पो थी, लेकिन फिर भी उसने पार्लियामेंट को कभी अवहेलना नहीं करी थी। लेकिन ये जो पापा एंड बेटा थे, इन्होंने जो है ये सोच रखा था कि पार्लियामेंट जो है वो हमारा क्या जो है वो बिगाड़ लेगी। एंड दे डिडंट केयर अ डाइम फॉर दैट पार्लियामेंट। तो उसने टैक्स अपनी मर्जी से लगाना और शुरू कर दिया। और आपको पता है कि इस पार्लियामेंट पे अब जब पार्लियामेंट को उसने डिसॉल्व कर दिया कि जिससे वो इलीगल तरीके से पार्लियामेंट नहीं पैसे जो है वो अप्रूव कर रहा है, तो इलीगल तरीके से अपने वॉर्स के लिए पैसे का जो है उसने शुरू कर दिया। उसने पार्लियामेंट को 1628 में बुलाया और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन्होंने उससे कहा कि आपको ए पेटिशन ऑफ राइट एक्सेप्ट करना होगा। व्हाट इज़ दिस पेटिशन ऑफ राइट? कि टैक्सेस जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना ट्रायल के सेंटेंस्ड नहीं किया जाएगा। किंग ने कहा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पार्लियामेंट क्या सोचती है और क्या नहीं। एंड ही डिडंट कॉल द पार्लियामेंट टिल 1640। 1640 तक बंदे ने पार्लियामेंट ही नहीं बुलाई। लो, हमें तो जो करना हम तो करेंगे। उसने पार्लियामेंट को बुलाया 1640 में। अब पार्लियामेंट ने कहा कि चार्ल्स वन से कि तुम कंट्री पर से अपना कंट्रोल छोड़ दो। इस बात पे लड़ाई हो गई। पूरी कंट्री 2 खेमों में बट गई। अब वो 2 खेमे कौन से हैं आप ये देखिए। सिविल वॉर छिड़ा 1642 में और इसमें 2 तरीके, कैवेलियर्स एंड राउंडहेड्स, यही दोनों आगे जाके और 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज बनी, विग्स एंड टोरीज। उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। कैवेलियर्स वो थे जो राजा की साइड थे। दोज हु वर इन द फेवर ऑफ चार्ल्स वन वो थे कैवेलियर्स कहलाए। और राउंड हेड्स वो थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो पार्लियामेंट की साइड में थे। 1642 में गृह युद्ध छिड़ा, सिविल वॉर हुआ। 1642 में जब ये युद्ध छिड़ा, आखिरकार कैवेलियर्स हार गए और राउंड हेड्स जीत गए। आपको पता है इन्हें राउंड हेड्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है एक बिल्कुल बाल इनके छोटे उसमें आकार में कटे रहते थे। तो इन ये जो है प्रोटेस्ट है वो जो राउंड हेड्स थे, यानी कि जो पार्लियामेंट के फेवर में और राजा के अगेंस्ट थे, वो जीत गए। और 1642 में फाइनली
क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया, चार्ल्स वन के शासन को टेक ओवर कर लिया। अब सबसे पहले पार्लियामेंट के टेक ओवर करने के बाद जो एक मेजर मूवमेंट हुआ था वो था कि मेजर था 1642 में थिएटर्स बंद करवाए गए। हम इसको ऐसे जोड़ते हैं कि 1614 में दोबारा से ग्लोब थिएटर को खड़ा किया गया था और 1642 में उसे दोबारा बंद कर दिया गया। इसका बंद करने का रीज़न ये था कि उन्हें मानना था कि इस तरीके का एंटरटेनमेंट लोगों के दिमाग पे काफ़ी ख़राब प्रभाव जो है वो डालता है। तो 1642 में सबसे पहले उन्होंने थिएटर्स जो हैं वो बंद करें, और जब प्यूरिटन्स जीत गए, चार्ल्स वन पर मुकदमा चला और उसके बाद चार्ल्स वन को पब्लिकली 1649 में बी हेडेड कर दिया गया, उसे मार दिया गया, यानी कि उसका सिर काट दिया गया। 1642 से अब इसके बाद पार्लियामेंट का ही शासन जो है वो इस पर चला, और 1653 में लॉर्ड क्रॉमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बने और कंट्री डायरेक्ट उसके रूल में आ गई, मगर कंट्री बेचारी बड़ी त्राही जो है वो करने लगी। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हु वर प्यूरिटन्स। अब ये प्यूरिटन्स कौन थे? ये प्यूरिटन्स वो थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे। इन्होंने अपने आप को खुद को नाम नहीं दिया था प्यूरिटन्स। ये वो थे जो प्यूरिटन्स जो बिल्कुल पूरी तरीके से चर्च में रिफॉर्मेशन, उनके हिसाब से इंग्लिश चर्च में इतना रिफॉर्मेशन नहीं हुआ था, जो बिशप्स का बहुत कम से कम जो है वो चाहते थे कि बिशप्स कम से कम जो है वो इस समय उनके पास उनका कंट्रोल हो चर्च पे, और जो चर्च में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो चाहते थे, वो प्यूरिटन्स थे। और प्यूरिटन्स फॉलो करते थे कैल्विन को, जो कि वो कैल्विन के फॉलोअर्स को ही, कैल्विनिस्ट को ही प्यूरिटन्स कहा जाता है, जो एक प्योर चर्च चाहते थे, कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहते थे, उन्हें कहा जाता है प्यूरिटन्स। और अब मैं आप लोगों को इसके बारे में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं। प्यूरिटन्स कौन थे? द फॉलोअर्स ऑफ, ये कैल्विनिस्ट भी कहते हैं। कैल्विनिस्ट जो कौन थे? कैल्विन के फॉलोअर्स थे। प्यूरिटन्स कौन थे? जो प्रोटेस्टेंट्स थे, चार्ल्स वन के अगेंस्ट थे, और जो चार्ल्स वन के खिलाफ जिन्होंने जो खड़े हुए थे, जो चर्च में कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहते थे, दे वर प्यूरिटन्स। चार्ल्स वन के गद्दी पर बैठने के बाद 1625 में चार्ल्स वन के उसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा, और पार्लियामेंट को उसने तब तक नहीं बुलाया। 1640 में उसने पार्लियामेंट को कॉल करा, जब उससे कहा गया कि अपना अधिकार जो है वो छोड़ दे, और इस बीच में कंट्री में सिविल वॉर शुरू हुआ। ये सारे क्वेश्चन कि सिविल वॉर कब शुरू हुआ कंट्री में, 1642 में चार्ल्स वन की सिर काटने की घटना, ये एक काफ़ी बड़ा जो है वो इवेंट है, और थिएटर्स बंद करे गए थे जैसे ही सिविल वॉर के बाद। प्यूरिटन्स जो हैं वो विनर, प्रोटेस्टेंट्स जो उसके अगेंस्ट थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे चार्ल्स वन के अगेंस्ट थे, जब वो जीत गए तो थिएटर सबसे पहले उन्होंने जो है वो बंद करा। अब थिएटर बंद करवाने का और इस एज का क्या कनेक्शन है? अगर थिएटर्स बंद होंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस एज में ड्रामास जो है वो इतने पॉपुलर और वो नहीं थे। क्लोजेड ड्रामा तो लिखे गए हैं, लेकिन स्टेज शो करने वाले ड्रामास जो हैं वो इसमें नहीं लिखे गए। तो अब हम इसमें कुछ जो है, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताया। अब इस एज के जो फेमस राइटर्स हैं वो मैं उसमें से सबसे पहले आज मिल्टन जो है वो ले रही हूँ। ये पॉइंट्स इसी तरीके से मैंने बता दिए हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में पॉइंट्स इसलिए बताए, इनको इतना इलेबोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी डेट्स याद रखनी है। आज हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे इसी के साथ। तो जॉन मिल्टन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट्स भी जो हैं, पहले जॉन मिल्टन के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बता दूं। देखिए, सबसे पहले जॉन मिल्टन के बारे में ये जान लेते हैं।
मृत्यु और जन्म तो आप लोग अपने आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बता रही हूँ। वो आप अपने इससे इतने कॉमन क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिएगा। सबसे पहले मिल्टन के बारे में मैं आपको बताऊँ, गोरे रंग का, मध्यम कद का, जो है ऑबन हेयर, ग्रे आइज़ वाला सुंदर सा लड़का, जिसे लेडी ऑफ द क्राइस्ट जो है वो कहा जाता था। और वो जो है मिल्टन सबसे पहले ही वांटेड टू एंटर द चर्च। फिर उसने सोचा आई एम डिस्टाइंड टू बी अ पोएट, मैं तो पोएट बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। होटन, ही रिटायर्ड टू होटन। होटन एक जगह है, वहाँ पर उसने डीप स्टडी के लिए 7 ईयर्स खुद को दिए। और इस होटन पीरियड की सबसे फेमस पोएम्स, ये क्वेश्चन है कि इनमें से होटन पीरियड की पोएम्स कौन सी नहीं है। तो होटन एक जगह जहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी के 7 साल दिए, और होटन पीरियड के दौरान उसने अपनी करियर की 4 फेमस कविताएं जो हैं वो लिखी। लाइसिडास, 2 सिस्टर पोएम्स अलीग्रो एंड इल पेंसिलोसो, और इसके अलावा उसने लिखा कॉमस, जो कि एक मास्क है। इसके बारे में मैं आपको सब चीज़ जो है वो बताऊंगी। 1638 में मिल्टन एक कॉन्टिनेंटल टूर पे जो है वो निकल गया। 15 महीनों बाद ही वो लौट कर आया, क्योंकि उसे ये लगा कि इंग्लैंड सिविल वॉर के लिए प्रिपेयर अगर कर रहा है तो ही शुड बी द पार्ट ऑफ द सिविल वॉर। वो पार्लियामेंट का सपोर्टर था। मिल्टन वॉज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट। मिल्टन ने मैरी पवेल से शादी करी अपने इस टूर के 4 साल बाद, और मैरी पवेल और उसकी उम्र में आधे से भी ज़्यादा का अंतर था, यानी कि मिल्टन और उसकी वाइफ में काफ़ी एज डिफरेंस था। जब मिल्टन की वाइफ कुछ ही समय बाद उसे छोड़कर चली गई, तो उसने जो है डिवोर्स ट्रैक्ट्स जो हैं वो लिखे, जो हिस्ट्री में काफ़ी फेमस हुए हैं। कि एक जो है डिवोर्स ट्रैक्ट्स जो हैं कि जो बिल्कुल लॉजिकल व्याख्या जो है वो देते हैं। मिल्टन वॉज नॉट एट ऑल, उसकी पत्नी हालांकि कुछ समय बाद वापस आ गई, बट मिल्टन वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हिज वाइफ। और ये यूनियन बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुखद यूनियन थी। मिल्टन की ज़िंदगी के जो इवेंट्स हैं, ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। हालांकि वो काम करता रहा, और उसका सहायक था एंड्रयू मार्वेल द ग्रीन पोएट। ये एक क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द ग्रीन पोएट? एंड्रयू मार्वेल। और मिल्टन ने डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, डिफेंसो सेकेंडा या डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखा, जो कि उसने चार्ल्स वन की रेजिसाइड को उसने जो है सही ठहराते हुए उसने लिखा डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स में से उसका एक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया थोड़ा मिल्टन के बारे में। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ और आप लोगों को लिखवा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे जॉन मिल्टन के बारे में लिख लीजिएगा। जॉन मिल्टन निक नेम है, और उसको कहा जाता था, मिल्टन वॉज नोन एज, मैं बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट आपको दे रही हूँ, मिल्टन वॉज नोन एज द लेडी ऑफ द क्राइस्ट। इसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ही बिकेम फ्रेंड्स विद Edward King, to whom he later dedicated an elegy, Lycidas. In 1638, he went for a tour to France and Italy. 4 years later,
ही मैरिड मैरी पावेल। अब देखिए इसकी डेट में कई जगह कई वो मिलते हैं। हॉटन पीरियड वर्क्स लिख रही हूं। देख लीजिए, ये अलीग्रो एंड नील पेंसिलोसो की डेट एक ही है क्योंकि एक साथ ही लिखी है 1631। लेट मी चेक, मैं डेट्स में गड़बड़ कर देती हूँ, लिखती हूँ कुछ, बोलती हूँ कुछ, लिखती हूँ कुछ। अ मास्क कॉमर्स अ मास्क प्रेजेंटेड एट लैडलॉ कैसल 1634 एंड लाइसिडा 1638। देखिए भाई, ये वो डेट्स हैं कि हॉटन पीरियड के दौरान उसने जो अपने वर्क्स लिखे। मिल्टन, जॉन मिल्टन, जिसे लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था क्योंकि क्राइस्ट को, वही मैंने आपको बताया कि सुंदर सा जो है वो लड़का था तो लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था। कैम्ब्रिज के पढ़ाई के दौरान ही बिकेम फ्रेंड्स विद एडवर्ड किंग, जिसके लिए उसने लेटर एक एलिजी भी उसको जो है वो डेडिकेट करी है, लाइसिडास। और अब आप देख सकते हैं लाइसिडास उसने कब लिखी है, 1638 में ही वेंट फॉर अ टूर टू फ्रांस एंड इटली। 4 years लेटर ही मैरिड मैरी पावेल। और हॉटन पीरियड में उसने जो अपने 7 years जो दिए हैं उसमें उसने ये अपने वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स जो हैं वो उसने इसमें प्रोड्यूस जो हैं वो करे हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कहीं से कोई भी डेट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो इसीलिए आप इसको ढंग से देख लीजिए। अब इसके वर्क्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक एक करके मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो बता रही हूँ। इसके किसके बारे में किसने क्या कहा है ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई कमेंट्स आ जाते हैं किसने क्या किसके बारे में कहा है, तो मैं इसके बारे में आपको ये भी लिख देती हूँ। जैसे अभी मैं आपसे एकदम ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रही हूँ, देखिए द क्वेश्चन इज Lycidas is the touchstone of poetic taste। देखिए अगर राइटर्स वगैरह वो करते जो मेंशन करते हैं ना, मुझे लगता है मिल्टन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। तो मिल्टन तो मैं ये मानती हूँ कि एक जितने अच्छे से हम प्रिपेयर कर लें, मुझे लगता है देना तो चाहिए ही, बाकी मैं दावे तो कोई चीज़ कर नहीं सकती। लाइसिडास इज़ द टचस्टोन ऑफ पोइटिक टेस्ट, ये किसने कहा है लाइसिडास के बारे में, तो बताइए किसने कहा है ये। लाइसिडास इज़ द टचस्टोन ऑफ पोइटिक टेस्ट, ये कहा है टेनिसन ने। तो ये पूछा जाता है कौन से किस व्यक्ति ने किसके बारे में क्या कहा है। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में सभी लोग जो है वो जानते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने लिख ही रही हूँ। एक और मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन में अभी बताऊंगी। इसमें देखिए इसी के लाइसिडास के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूं। द नेम लाइसिडास इज डिराइव्ड फ्रॉम थियोक्रिटस आइडियल्स। थियोक्रिटस के आइडियल से लिया गया है। लाइसिडास का नाम कहाँ से लिया गया, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि थियोक्रिटस जो है नाम
कहाँ से वो लाइसिडास नाम कहाँ से लिया गया है, तो थियोक्रिटस के आइडल से जो है वो लिया गया है। और इसके अलावा ये एक एलिजी है। अब मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में बता रही हूँ, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। ये मिल्टन का एपिक है पैराडाइज लॉस्ट। सबसे पहले इसके बारे में ये जाने कि पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन का वर्क है ये आया कितनी बुक्स में था। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट जब आया था तो इट केम इन 10 बुक्स। लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू 12 बुक्स। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 10 बुक्स, उसके बाद ये हो गया था 12 बुक्स में। अब इसके बारे में आप लोगों को ये बताऊं कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है क्या। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट एपिक है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का क्या मतलब होता है? जब राइम स्कीम नहीं होती है लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है तो दैट इज़ नोन एज ब्लैंक वर्स। इसके बारे में तो मिल्टन के इस वर्क के लिए मिल्टन इतना फेमस हो गया था कि लोग दूर दूर से इस बूढ़े और अंधे पोएट को देखने के लिए आया करते थे। और एक इसकी बहुत फेमस जो है इसके बारे में कहा गया है, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी। Milton was of the devil's party without knowing it. Without knowing it. तो ये जो है ये किसने कहा था? अगर मैं आपसे कहूँ ये किसने कहा था तो ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक ने कहा था मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। पैराडाइज लॉस्ट का जो मुख्य आर्क रिबेल था, जो पैराडाइज लॉस्ट में मुख्य रिबेल था, जो उसका नाम था ल्यूसिफर या सैटन। ल्यूसिफर चीफ रिबेल जो था उसका नाम था ल्यूसिफर। ठीक है। अब पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने जब लिखी है तो जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड टू मेन, बताने के लिए कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। और ये वर्क जो है मिल्टन के लेटर एजेस में लिखा गया जो है वो वर्क है। जब तक लेकिन इस वर्क के बारे में ये कहा गया है कि जब मिल्टन ने ये वर्क लिखा तो जब भगवान और एडम और उसके बारे में बताया तो ऐसा लगता है मिल्टन चेन से बंधा हुआ है। और जैसे ही मिल्टन ने जो है वो सैटन के बारे में बताना शुरू करा तो वो बिल्कुल मुखर हो उठता है। इसीलिए विलियम ब्लेक ने कहा था मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन को खुद ही नहीं पता था कि ही वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो मैंने आपको इसके करवाए हैं। अभी मैं और भी जो है वो चीज़ें आप लोगों को इसमें बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊँ। चलिए अब इसको मिटा देती हूँ, देख लीजिए ये वाला, कुछ और पॉइंट्स लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। क्योंकि जॉन मिल्टन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो पोएट्स में से एक है। अब उसके कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। The tenure of kings and magistrates established his position as the literates champion of democracy। ये वर्क जो है ये आया था
द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, ये आया था 1649 में। ये वही इंपॉर्टेंट डेट है जिस पे चार्ल्स वन को बी हेडेड जो है वो किया गया था। इससे मिल्टन की पोजीशन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बना दी थी, क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ द किंग, रूल का, राजा के रूल के वो अगेंस्ट था। मिल्टन ने एक ट्रैक्ट लिखा है ऑफ एजुकेशन। ऑफ एजुकेशन में उसने ये ट्रैक्ट है 1644 का, और उसमें उसने ये डिमांड की है कि इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड। तो ये ऑफ एजुकेशन एक एजुकेशन पे लिखा हुआ एक प्रोज ट्रैक्ट है। 1667 में मैंने आपको बताया उसकी पैराडाइज लॉस्ट आई थी। इसके अलावा एक और वर्क है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका ये जो वर्क है ये मिल्टन का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जो आया था 1644 में ही। इसके बारे में अगर ना पता हो तो आपको मैं ये बताऊं, एरियोपेजिटिका इसका मोटो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। एक्चुअली मिल्टन चाहता था कि उसके जो ट्रैक्ट्स वो लिख रहा है, डिवोर्स ट्रैक्ट, दे शुड बी पब्लिश्ड एज इट इज़। लेकिन उस समय लाइसेंसिंग एक्ट जो है वो लगा हुआ था और किसी भी राइटर को ये परमिशन नहीं थी कि बिना कटाई छटाई करे जो है वो उसे पब्लिश कर दे। तो उसने इस पे आवाज़ उठाई थी कि वी राइटर शुड बी फ्री, कि हम जो लिखना चाहते हैं दैट शुड गेट पब्लिश्ड। तो उसने एरियोपेजिटिका लिखा जिसका मुख्य एम था फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये वर्क उसने लिखा, ये एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। टेन्योर्स ऑफ किंग्स, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में जो आया, इसमें उसने चार्ल्स वन का जो बी हेडेड होना सही बताया और उसने डेमोक्रेसी का, अपने आप को डेमोक्रेसी का समर्थक जो है बताया, और इससे उसे काफ़ी फ़ायदा भी जो है वो हुआ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि क्वेश्चन जो में पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज ऑल्सो रिटन बाय जॉन मिल्टन, और इसमें एंग्लो सेक्सन से एंग्लो नॉर्मन एज तक की ही जो है वो हिस्ट्री बताई है, इससे ज़्यादा। ऑल्दो इट वॉज ऑल्दो मिल्टन वॉन्टेड टू राइट अ लॉन्ग वर्क बट ही कुड नॉट, वो लिख नहीं पाया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है वो मतलब काफ़ी कम उसमें ही सिमट के रह गई, लेकिन ये लिखी है मिल्टन के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन से आदमी कंफ्यूज हो सकता है किसने लिखी होगी, तो जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, एंड अदर पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि मैंने आपसे कह रखा है कि चलिए क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। और एक और बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज़, फिर दोबारा से कह रही हूँ, ये YouTube की, आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा इसी समय मैंने ये वीडियो बनाया है और अभी थोड़ी देर बाद इसे पोस्ट हो जाएगा। ये लाइव में नहीं आ रही हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चलने की वजह से लाइव में वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। मैं कुछ बोलती हूँ और वो थोड़ी देर में आवाज़ पहुँचती है। दूसरी चीज़, जैसा आप लोग देख रहे हैं मैं कैमरे के सामने खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, बट आई अज्यूम जैसे कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मेरी उस पर शक मत कीजिए। और मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ बार बार ना पूछें कि मैम ये क्लास बंद तो नहीं हो जाएगी, मैडम ये क्लास पेड तो नहीं है। अरे भैया, पेड चलती है ऐप पर, हमने किसी से नहीं कहा। जो आ रहे हैं, जो ले रहे हैं पेड क्लासेस, वो अलग हैं। ये एक क्लास का एंडेवर है मेरा, प्लीज़ एप्रिशिएट करिए इस एंडेवर को। इस पे ये मत कहिए कि आगे जाके मैं इसको वो कर दूंगी, बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी दिन की थकान के बावजूद भी अगर मैं आप लोगों के लिए एक सर्विस कर रही हूँ तो दैट इज़ सेल्फलेस सर्विस, और कुछ नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ, सेल्फलेस सर्विस है मेरी, और मैं इसमें कहीं से, ये आपकी रोज़ की, हो सकता है किसी दिन मैं बहुत बीमार हो जाऊँ या कुछ ऐसी अफोर्सिन कंडीशन हो जाए तभी आपका वीडियो आपके पास नहीं आएगा, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और ग्रामर का भी मुझसे लोग कह रहे हैं, तो बीच बस इसको, इस वाली हिस्ट्री की ये वाली एज कंप्लीट करा के फिर मैं आपको लगातार कुछ लेक्चर्स ग्रामर के भी प्रोवाइड कराऊँगी जो इसी के लिए होंगे। तो आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिख रही हूँ, मैंने मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो ज़रा मैं क्वेश्चंस निकाल लूँ। पहला क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन वर्क विच वर्क ऑफ मिल्टन is like an excursion into the English fields at sunrise. देखिए कौन सा वर्क जो है ऐसा लगता है कि मिल्टन का लाइक एन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब होता है टूर इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज। ये देखिए ये ऑप्शन मैंने आपको दिए, लाइसिडास, अलीग्रो, तो इनमें से तीन ऑप्शंस में से कौन सा है, तो दैट इज अलीग्रो। ये वर्क ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश फील्ड्स में सनराइज के समय जो है वो एक जो है टूर, जो एक्सकर्शन, एक यात्रा जो है वो कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका अलीग्रो। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23, तो इसका आंसर है जॉन मिल्टन। ये वर्क है जॉन मिल्टन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट अब ये मोस्ट तो नहीं लगाऊंगे, द परफेक्ट स्पेसिमेन, जिस बुक में से मैं लिख रही हूँ उसमें मोस्ट परफेक्ट लिखा हो तो मैं हटा दिया। द परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ ए ड्रामा आफ्टर द ग्रीक मॉडल इन इंग्लिश इज, तो द परफेक्ट स्पेसिमेन जो ग्रीक मॉडल को मानता है, 3 यूनिटीज को, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करता है, वो ड्रामा कौन सा है? तो वो ड्रामा है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टस। ये जो वर्क है मिल्टन का, ये एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है कि जो चीज़ सिर्फ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए लिखा जाता है, शो करने के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्लोजेट क्यों, जब पूरा मॉडल है, क्योंकि आपको भी पता है उस समय तक इस एज में ड्रामा का इतना ज़्यादा, हालांकि ये उसने लेटर एज में लिखा है, मगर उस एज में ड्रामा का इतना ज़्यादा जो है वो नहीं था, थिएटर्स बंद हो चुके थे, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, जितने भी करवा पाऊंगी उतने करवा देती हूँ। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, who said Milton is the God-gifted voice of, God-gifted organ voice of England, God-gifted organ voice of England, कि किसने कहा था कि मिल्टन इज द गॉड गिफ्ट, मिल्टन इंग्लैंड की आवाज है? तो ये कहा था टेनिसन ने। दीज वर्ड्स आर अटर्ड बाय टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है, हु इज द चीफ रिबेल इन पैराडाइज लॉस्ट?
तो इसका आंसर है ल्यूसीफर या सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 6, अभी मैंने आपको बताया द टाइटल लाइसिडास इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से टाइटल लाइसिडास का लिया गया है? तो लिया गया है थियोक्रिटस आइडियल्स। क्वेश्चन नंबर 7, अभी मैं और क्वेश्चन ढूंढ लेती हूं। द प्यूरिटन्स shut down all theaters in, मैंने अभी आपको जब पढ़ाया था तो बताया कि सिविल वॉर था प्यूरिटन्स और किसके बीच में? राउंड हेड्स के बीच में। प्यूरिटन्स जो कि पार्ट थे राउंड हेड्स के और कैवेलियर्स के बीच में, जिनमें जीत हुई थी प्यूरिटन्स की। और 1642 में थिएटर्स जो हैं वो बंद करवा दिए गए थे। 1642 में थिएटर्स वर शट डाउन। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं कि कंपेनियन पोएम्स ऑफ मिल्टन आर, मिल्टन की कौन सी कंपेनियन पोएम्स हैं? ये मैंने आपको बताया था, होटन पीरियड में लिखी गई, अलीग्रो एंड पेंसिरोसो। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को जितना मैंने पढ़ाया उसे मैंने अपनी तरफ से रिवाइज करवाने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना मैं करा सकती हूँ उतना करा दूँ, बाकी तो कोशिश तो कर ही रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के लेक्चर में।